उस मंजिल को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करो जिसे आप पाना चाहते हो, न कि वर्तमान स्थितियों पर जिसमें आप जी रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सरोकार। मैं कमलेश सिंह सभी का स्वागत करता हूं। UKLT परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज हमने चलाई है, उसी का ये आज पार्ट 2 है। ये MCQs मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई हैं। ध्यान रहे, शिक्षण अभिरुचि से परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हल करके आप इनमें 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं डेली 6 से 7 बजे के बीच शिक्षण अभिरुचि पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको तुरंत नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 1, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। सी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। डी पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। अपना आंसर गैस कर लिया होगा आपने, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना। तो ये तो NCERT 2005 ने भी कहा है कि बच्चे जो हैं वो समूह गतिविधि यानी कि समूह में रहकर बच्चे अच्छा सीखते हैं, अच्छा कार्य करते हैं या क्रियाशील रहते हैं बजाय व्यक्तिगत अधिगम के। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। ए ऑप्शन प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। बी ऑप्शन विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ये देखो भाई, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी अगर आप कर दोगे तो आप कहाँ प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका कहलाओगे बताओ। उनकी जिज्ञासा को तो आपने पहले ही अनदेखी कर ली, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये आंसर भी गलत ही है। सी ऑप्शन प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये ठीक लग रहा है। देख लेते हैं डी ऑप्शन को भी, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। लो भाई, अगर पुस्तक से उत्तर को ही लिखाना है तो आप 60,000 रुपये तनख्वाह लेकर क्या करने वाले हैं। ये काम तो फिर चपरासी भी तो कर सकता है नहीं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा डी ऑप्शन भाई। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक बच्चे के अगर संपर्क में आप रहोगे तो वही अध्यापक या अध्यापिका प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, असत्य कथन पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 2 में असत्य कथन पहचानना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए। चलिए मैं सीधे सही आंसर बता देता हूं। देखो, पहले मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? ये अनुसंधान विद्यालय के अंतर्गत जो भी कार्य प्रणाली होती है उसमें सुधार या संशोधन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। ठीक है, और ये अनुसंधान कौन करता है? ये अनुसंधानकर्ता होता है इसमें, जैसे शिक्षक हो गए, प्रधानाध्यापक हो गए, प्रबंधक हो गए या फिर निरीक्षक हो गए, यानी कि विद्यालय से जुड़े हुए व्यक्ति ही इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और मौलिक अनुसंधान ये व्यापक रूप में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? व्यापक रूप में होता है। जैसे चंद्रमा में चंद्रयान अगर भेजना है तो उसके द्वारा प्राप्त जो सूचनाएं होंगी वो क्या होंगी? व्यापक होंगी, वो सभी के लिए होंगी। ठीक है, ये क्रियात्मक अनुसंधान सभी के लिए नहीं होता है। ये विद्यालय, एक ही विद्यालय या
जिसके लिए किया जा रहा है उसी के लिए होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 पूछ रहा ये दिया है, मौलिक अनुसंधान का न्याय दर से सीमित होता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का न्याय दर से व्यापक होता है। अभी हमने पढ़ा कि क्रियात्मक अनुसंधान का न्याय दर से व्यापक नहीं बल्कि क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, क्या होता है, सीमित होता है। और मौलिक अनुसंधान का न्याय दर से क्या होता है, वो व्यापक होता है। तो ये यहाँ पर इसने उल्टा दे रखा है, तो यही असत्य कथन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी ऑप्शन क्या था, देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्ष का सामान्यतः सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, ये तो क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्ष जो होते हैं वो विद्यालय पर ही होते हैं या जिसके लिए बनाए गए होते हैं उसी के लिए होते हैं, वो उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, या नहीं किया जा सकता। और मौलिक अनुसंधान को किया जा सकता है। ठीक, मौलिक अनुसंधान व्यापक होता है तो उसको कर सकते हैं। सी ऑप्शन है, क्रियात्मक अनुसंधान में उपभोक्ता स्वयं अनुसंधानकर्ता होते हैं। बिल्कुल होते हैं, जो अनुसंधान करता होता है क्रियात्मक अनुसंधान में वही क्या होता है, उपभोक्ता होता है। डी ऑप्शन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सीमित होता है। बिल्कुल, ये पढ़ लिया हमने कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, उसका उद्देश्य सीमित होता है। प्रश्न नंबर 3, एनसीएफ 2005 द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव है। ए ऑप्शन है, अध्यापक की जांच पड़ताल के साथ सीखना। बी, कक्ष में सीखना। सी, किताबों में से सीखना। डी, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। ए, अध्यापक की जांच पड़ताल के साथ सीखना। ये चलिए इसका पहले राइट आंसर देख लेते हैं। सही आंसर होगा इसका विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। डी ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा जो है वो कक्ष के साथ साथ कक्ष के बाहर भी सीखता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। किताबों में से सीखना ये तो बिल्कुल भी नहीं। कक्ष में सीखना, कक्ष के साथ साथ उसने बाहरी कक्ष के बाहर को भी उसको सम्मिलित किया था इसमें। प्रश्न नंबर 4, विद्यालय में देरी से पहुंचने पर एक बालक स्वयं को दोष ना देकर घर की घड़ी को दोष देता है और अपने अध्यापक को कहता है कि घड़ी सुस्त चल रही थी। यहां समायोजन की कौन सी युक्ति है? शोधन, ए, बी, तादात्म्यीकरण, सी, औचित्य स्थापन, डी, प्रक्षेपण। इसका सही आंसर होगा औचित्य स्थापन। ठीक है, देखो प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण होता है जब अपना कोई दोष दूसरे सजीव चीज पर उतार देता है। ठीक है, अपना दोष किसी दूसरे को दे देता है, वो भी सजीव चीज। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रक्षेपण। ठीक, और तादात्म्यीकरण, तादात्म्यीकरण इसको हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना। या फिर कह सकते हैं कि दूसरे के बाह्य व्यवहारों का अनुकरण करके स्वयं को उसके अनुकूल ढालने की प्रक्रिया जो है उसको क्या उसको कहेंगे तादात्म्यीकरण। ठीक, शोधन तो जानते हैं आप। शीर्ष औचित्य स्थापन जो इसका राइट आंसर। ठीक, औचित्य स्थापन को दूसरे नाम से भी हम जान सकते हैं, युक्तिकरण। ठीक, युक्तिकरण भी कह देते हैं इसको, ध्यान देना। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण भी बोल देते हैं इसको। ठीक, ये क्या होता है, ये व्यक्ति अपनी कमियों या असफलताओं को स्वीकार न करके उसका दोष दूसरों पर थोप देता है। ये होता है क्या, औचित्य स्थापन। ठीक है, दूसरों पर थोप देता है, सजीव नहीं बल्कि निर्जीव पर। हाँ, सजीव पर थोपता है तो प्रक्षेपण कहते हैं उसे। ये होगा औचित्य स्थापन। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर
4 का जो राइट आंसर था वो क्या था? औचित्य स्थापन। 5 है, एक बालक शर्ट की बटन बंद करने में जूते की लेस बांधने में कठिनाई महसूस करता है। शर्ट की बटन बंद करने में या जूते की लेस बांधने में इनमें कठिनाई महसूस करता है। यह निर्योग्यता क्या है? ए ऑप्शन डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी एस्पर्जर्स सिंड्रोम। बताइए। इसका राइट आंसर होगा डिसप्रेक्सिया। क्या होगा? डिसप्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी। डिसग्राफिया क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। डिसप्रेक्सिया एक ऐसा विकास यानी कि एक प्रकार की विकास संबंधी समस्या होती है, ठीक है, जो क्या होता है, हमारे सूक्ष्म मोटर गतिविधियों के प्रबंधन में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उन बच्चों में पाई जाती है डिस्प्रेक्सिया। जैसे इसके अंतर्गत दांतों में ब्रश करते समय उनको दिक्कत होती है, या फिर शर्ट की बटन बंद करने में या जूते की लेस बांधने में इस टाइप की कठिनाई उनको होती है। प्रश्न नंबर 6, जन्मजात प्रेरक नहीं है। ए भूख, बी प्यास, सी आदत, डी नींद। जन्मजात प्रेरक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आदत जन्मजात प्रेरक नहीं होता है, बल्कि आदत का निर्माण किया करते हैं हम लोग, ठीक है। आदत बनाई जाती है, यानी कि जन्मजात नहीं, बल्कि ये क्या होगा, अर्जित होगा, ये अर्जित प्रेरक होगा आदत। और भूख प्यास नींद जो है ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। प्रश्न नंबर 7, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ मानी गई है, कितनी मानी गई है? 70 से 80 की भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आप लोग ये बताइएगा कि 20 से नीचे ये ऑप्शन में कौन से बालक आएंगे, 30 से 50 के बीच में कौन से बालक आएंगे, और 100 से ऊपर वाले कौन से बालक आएंगे, ये चीज़ बताना। प्रश्न नंबर 8, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ए ऑप्शन आपकी उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, सी श्रोता के स्तर को जानकर, डी जोर से बोलकर। सही आंसर होगा स्रोत के स्तर को जानकर, श्रोता के, ठीक है। अगर श्रोता के स्तर को हम जान जाएंगे तो वो संप्रेषण क्या होगा, एक प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। वो विचार अगर श्रोता अगर नहीं समझ पाया तो वो संप्रेषण किस बात का? आपकी उचित शब्द प्रयोग से ये ठीक ही है ना। आपके विस्तृत ज्ञान से, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इसमें ठीक लग सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट आंसर की ओर जाना होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए बी सी डी, आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे आंसर की ओर जाता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। शिक्षक
जो कह रहा है उसे छात्रों को समझाना। बी, शिक्षण के दौरान छात्रों को शांत रखना, अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना या फिर नियमित कक्षाएं लेना। सही आंसर है ए, शिक्षक जो कह रहा है उसे छात्रों को समझाना। ये होता है शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल। ठीक है, शांत रखना तो शांत तो रखेंगे नहीं बच्चों को, है ना। अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी हो सकता है, लेकिन शिक्षक जो कह रहा है उसे छात्रों को समझाना, ये बेस्ट आंसर होगा। नियमित कक्षाएं लेना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे। आपकी इस एलटी परीक्षा में नियुक्ति हो जाती है, तो जब पहले दिन आप विद्यालय में जाएंगे तो वो दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन होगा, है ना। तो उस दिन आप क्या करेंगे विद्यालय में, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र लेंगे, सी, कक्षा में व्यवहार के मानक बताएंगे, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसको तो पहले अभी दरकिनार ही करिए। ए ऑप्शन विद्यार्थियों के साथ पाठ्यक्रम पर चर्चा, पहले ही दिन गए और पाठ्यक्रम देखो बेटा ये पाठ्यक्रम होता है, ये है वो है, ठीक है। तो बच्चे तो बिल्कुल और क्या आ गया है ना। तो ये तो ठीक नहीं है यार, पहले ही दिन जा रहे हो आप पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हो। बी, विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के साथ आप एक संक्षिप्त परिचय सत्र लेंगे कि उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, है ना, कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, है ना। तो ये एक संक्षिप्त परिचय सत्र लेंगे, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, पढ़ाते समय उदाहरण देने का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बी, पाठ की व्याख्या के लिए, सी, इसको रुचिकर बनाने के लिए, डी, समय काटने के लिए। पढ़ाते समय उदाहरण देने का उद्देश्य पूछ रहा है, समय काटने के लिए ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हो सकता है, पाठ की व्याख्या के लिए, इसको रुचिकर बनाने के लिए। सबसे बेस्ट जो आंसर है इसका, पाठ की व्याख्या के लिए। हम पाठ की व्याख्या करने के लिए उस विभिन्न उदाहरण देते हैं, ठीक है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, पाठ की व्याख्या, विभिन्न उदाहरण देते हैं जिसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 13, आपने बहुत अच्छे से अपना पाठ तैयार किया है पर आपको पता चलता है कि विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ये अपनी शिक्षण विधि को बदलेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सी, उनको ध्यान देने के लिए कहेंगे, डी, उनकी अरुचि का कारण पूछेंगे। तो पढ़ाते रहेंगे ये तो गलत बात है नहीं। विद्यार्थी अगर रुचि ही नहीं ले रहे हैं तो पढ़ाते रहेंगे, उसका क्या फ़ायदा। सी, उनको ध्यान देने के लिए कहेंगे, डी, उनकी अरुचि का कारण पूछेंगे। अब अरुचि का कारण एक विद्यार्थी होता तो उसकी अरुचि का कारण पूछ लेते, लेकिन यहाँ तो विद्यार्थी जो हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं, यानी कि बहुत विद्यार्थी हैं जो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो अरुचि का कारण कितने विद्यार्थियों से पूछोगे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। उनको ध्यान देने के लिए कहेंगे, अपनी शिक्षण विधि को बदलेंगे, इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो ए आंसर होगा, अपनी शिक्षण विधि को बदलेंगे। शिक्षण विधि को बदलेंगे ताकि जो विद्यार्थी हैं वो आपके कक्षा में रुचि लें, ठीक है। निम्नलिखित में से
कौन सी अच्छी समायोजन की विशेषता नहीं है? ए, अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, बी, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, सी, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, डी, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। अच्छी समायोजन की विशेषता नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। अब समायोजन आप कर रहे हैं, उसमें गलतियां खोजोगे तो समायोजन कहाँ कर पाओगे, है नी? ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, अच्छे क्वेश्चन लगते हैं और वीडियो के माध्यम से क्या दिक्कतें हो रही हैं वीडियो में, उनका सुझाव भी आपसे अपेक्षित है। और अच्छी लगती हैं वीडियो तो लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो देखने वाले ज़्यादा हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, और कमेंट 2-4 कमेंट आते हैं, लेकिन मैं खुश रहूँ उतने कमेंट से ही मैं मोटिवेट रहता हूँ। ठीक है, अगर अच्छी लगते हैं तो कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे प्रश्न लाने के लिए। तो आज का अंतिम प्रश्न, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? ये आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये किसी व्यक्तित्व या समायोजन या संवेदना या फिर चरित्र, इनमें से किसी एक की परिभाषा है और किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये परिभाषा दी है। तो ये इसका आंसर है ए, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इसका सही आंसर है। और ये परिभाषा किसने दी है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, प्रश्न नंबर 15 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ध्यान रहे, मैं रोज़ 6 से 7 बजे के बीच एक वीडियो अपलोड करता हूँ, और वो भी उत्तराखंड LT शिक्षण अभिरुचि पर। बहुत बहुत धन्यवाद।